आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड और ये साल दमदार रहा है 2023 का। बहुत ही शानदार रिटर्न्स इनफैक्ट निफ्टी ने आपको कमा कर दिए हैं और दिसंबर सीरीज धमाकेदार थी। आज हम जनवरी सीरीज का आगाज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ 53 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी 21,724 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर अब 200 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है। 48,313 के आसपास तक का ट्रेड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो थोड़ा सा डे लो की तरफ खिसकता हुआ बाजार है। मिड कैप इंडेक्स कोशिश तो कर रहे हैं पॉजिटिव में, लेकिन 80-90 पॉइंट के दरमियान ही ट्रेड वो बन रहा है। आज टाटा कंज्यूमर तेजी में है, टाटा मोटर्स में तेजी बनती दिखाई दी है, लेकिन मंदी की तरफ ऑफ कोर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं। बीपीसीएल खासतौर से जो 2-2.5% नीचे, तीनों एचपीबीपी आईओसी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। कुछ ही देर में इनोवा कैपटैब अपनी पारी की शुरुआत करेगा, डेब्यू करेगा। प्री ओपन से तो संकेत मिल रहे हैं कि थोड़ी सी शांत ही लिस्टिंग देखने को मिलेगी, बड़े प्रीमियम का अनुमान नहीं है। इस बीच क्या ट्रेड लेना है, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत से बातचीत होगी। हम गौरव बिस्सा को भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में आगे, रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आउटलुक 2024 पर सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम से भी होगी बातचीत। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनोवा कैपटैब का मैनेजमेंट एकदम बेल बजाने के लिए तैयार। 448 का इशू प्राइस, लगभग 55 गुना इशू भरा था ये। कई लोगों ने बातचीत की, रिकमेंडेशन आई थी इसमें पैसे लगाने की भी, लेकिन देखते हैं किस तरह का डेब्यू करेगा और फिर आगे का आउटलुक कितना मजबूत रहता है। तो लिस्ट हो चुकी है कंपनी और 472 के आसपास लगभग 5% के प्रीमियम पर इनोवा कैपटैब ने डेब्यू किया है। यह है एनएसई का भाव। बीएसई पर 456 के भाव देखने को मिल रहे हैं, करीब 8 रुपए ऊपर। एनएसई में ज्यादा मोमेंटम, 6% के बढ़त के साथ ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो ये है इनोवा कैपटैब की लिस्टिंग। एक ओके सॉम्बर लिस्टिंग आप कह सकते हैं, स्पेशली जब हमने कल देखा था अच्छे खासी लिस्टिंग हुई थी आजाद इंजीनियरिंग की। चलिए ट्रेड क्या लेना बनता है उस पर आते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। गौरव बताइए, इस समय का ट्रेड ताजा वाला क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। मार्केट अगर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सुस्त रहा है 2-3 दिन से। अगर आप देखें तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो रहा है वो ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े से सुस्त थे और निफ्टी जो है वो एक लंबी उछाल लगा रहा था। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक लार्ज कैप शेयर्स में थोड़ा सा एक दबदबा बना रहेगा। तो पहला रिकमेंडेशन है वो है डिवीज लैब पे, जहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो फार्मा स्पेस एक आउट परफॉर्मिंग स्पेस रहा है। डिवीज लैब में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कल हमको देखने मिला। अगर आज फॉलो थ्रू बाइंग अगर आपको देखने मिलती है तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। कंजर्वेटिव टारगेट होंगे 4150 के और 3830 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। कोई अगर इसको रखना चाहे कि मैं 1 महीना या उससे ज़्यादा रख सकता हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे 10% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। काफ़ी बड़े ब्रेकआउट्स हैं और सस्टेन अगर होता है मौजूदा स्तरों पर, सस्टेन अगर होता है वीकली क्लोज अगर आती है तो और सीमेंट हो जाएगा ये। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो अगेन लार्ज कैप में रहेगा टाटा स्टील में, जहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेटल स्पेस भी काफ़ी आउट परफॉर्मिंग स्पेस रहा है। मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर। टाटा स्टील में एक बुलिश ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने मिला है, ज़्यादा इसमें भी अपसाइड आई नहीं है, तो लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी उछाल आपको देखने मिल सकती है। तो 130 के स्टॉप लॉस आप टाटा स्टील को बाय कर सकते हैं, 150 रुपये इसमें लक्ष्य होगा। ओके, ये आपके 2 ट्रेड्स हैं। मीनवाइल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी कभार क्या होता है, कोई चीज़ दिशा कुछ दिखाती है और करती कुछ और है। आज ये जो केस है ना जनाब, एग्जैक्टली है निफ्टी आईटी के साथ। खुला बैकफुट पे थोड़ा सा स्लाइड किया, बट अभी का जो प्राइस है थोड़ा उसको समझ लीजिए क्या है। डायरेक्टर साहब अगर कैंडलस्टिक चार्ट हो आपका तो रख दीजिएगा निफ्टी आईटी का। और दिन था 15 दिसंबर को, मतलब जब यूएस से वो आउटकम आया था उसके बाद हमने एक बड़ा मूव देखा था। उस दिन से लेके अब तक की सारी कैंडल का जो बॉडी है उसका हाईएस्ट क्लस्टर है 35,770 और अभी भाव है 35,753। तो जनाब ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि रेस्ट ऑफ द डे आपका आईटी जो है वो कुछ अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज का लो वेल डिफाइंड है। इट्स अगेन दैट 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसने अब तक निफ्टी आईटी को सिक्योर किया है 15 नवंबर से लेकर अब तक वही लो है। ये गौरव, मैं आपका एक टेक चाहूँगा निफ्टी आईटी पर, आपका टेक, और आप कैसे रीड करेंगे आईटी को आज, निफ्टी आईटी को स्पेशली? देखिए, आपने एक अच्छी बात कही। जब 15 दिसंबर के बाद में अगर आप देखेंगे अच्छा स्विंग हाई बना है, उसके बाद में कंसोलिडेशन आपको फिलहाल देखने मिला है। इसके जो एक स्ट्रक्चर जो है फिलहाल पॉजिटिव है, एक राइजिंग चैनल को ब्रेक
ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर आया है। यहाँ पे इसका जो इमीडिएट हर्डल है वो थोड़ा आपको देखने मिलेगा कि 35,800 35,900 का है। तो अगर ये पार अगर आज होता है तो मुझे लगता है सिर्फ आज ही नहीं, ये आपको 2-3 दिन के लिए अच्छी पुश दे सकता है, निफ्टी को भी अच्छा सपोर्ट दे सकता है। तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको और देखने मिल सकती है 35,800 मतलब यहाँ से आप पकड़ लीजिए 100 सवा 100 150 पॉइंट और अपसाइड अगर पकड़ता है तो मोमेंटम इसका काफी तेज हो जाएगा। करते करते वही प्राइस 35,770 कटता हुआ। खैर आएंगे इस पे। और विकास, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? सॉरी रुचित जी आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, मेरी शुरुआत आईटी से ही होगी। जैसे आपने ऑलरेडी काफी अच्छा एनालिसिस दिया है कि आईटी इंडेक्स जो है वो रीसेंट ब्रेकआउट के बाद में फॉलो बाइंग तो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो एम्फेसिस विद इन द आईटी स्पेस चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रिलेटिवली अगर आप एम्फेसिस को दूसरे स्टॉक्स के साथ में भी कंपेयर करेंगे तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। सो आई थिंक ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा और 2730 के स्टॉप लॉस से 2860 के टारगेट्स के लिए एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह है। और मेरी सेकंड पिक रहेगी संवर्धन मदरसन में। मदरसन सुमी जो पहले हम जिस नाम से स्टॉक को जानते थे, तो आप डेरिवेटिव सेगमेंट में आज लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं जहां पे 3-3.5% का प्राइस ऊपर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट लगभग 11% से गेन हुआ है। सो फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन है, टेक्निकली भी कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है स्टॉक। सो यहाँ पे 97.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 106 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 106 का टारगेट संवर्धन मदरसन में और 2860 का टारगेट एम्फेसिस में। आईटी पर नजरें रुचित और वीरू दोनों की जाती हुई। मानस, इस समय के नए ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए, पहला जो स्टॉक है वो एबी कैपिटल है। एबी कैपिटल पे खरीदारी करनी है। स्टॉक ने आई थिंक बेस 155-160 की रेंज में बना लिया है। अब आपको हायर टॉप हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे क्लियरली दिखेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो एबी कैपिटल में 163 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 172 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एबी कैपिटल में। और दूसरा स्टॉक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं 60 मिनट चार्ट पे। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 526 के रहेंगे और 545 के टारगेट सेट करिए। 547 का टारगेट आप सेट करेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। और मानस को इस समय पसंद है एबी कैपिटल भी। प्रशांत, आपके ट्रेड्स? जी, मेरे 2 पिक्स होंगे इसमें। फर्स्ट पिक एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन आदित्य बिरला फैशन एबीएफआरएल करीबन 224.25 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा 219 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 235 से लेके 237 237 के। नेक्स्ट पिक होगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 524 524। जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा 550 से लेके 555, करीबन 550 555 के आसपास। फैक्टर है आज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। प्रशांत और मानस दोनों को पसंद आ रहा है। और इत्तेफाक से एबी, आप दोनों की बातचीत हुई थी क्या ब्रेक में कि आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में कुछ हरकत हो रही है? मानस, प्रशांत? जी नहीं। और एलआईसी तो पहले मानस ने दे दिया और प्रशांत को भी पसंद है। लेकिन एबी फैशन एंड रिटेल प्रशांत दे रहे हैं 235 का टारगेट और एबी कैपिटल मानस को पसंद है 172 के टारगेट्स के लिए। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। अच्छा, अदानी ग्रुप शेयरों में थोड़ी थोड़ी करके हरकत आ रही है। गौरव जी बताइए, अदानी पोर्ट एंटरप्राइजेस किसी में से एक ट्रेड अगर लेना है तो क्या बनेगा? देखिए, अगर मुझे कंपेयर करूं तो मुझे अदानी पोर्ट्स बेटर लग रहा है। स्ट्रक्चर उसमें अच्छा है, प्रीवियस स्विंग है इसमें ब्रेकआउट थे, उसके बाद ज़्यादा चला नहीं है। तो आपको एक मौका मिल जाता है एंट्री के लिए कि आप चेज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 985 के स्टॉप लॉस से अदानी पोर्ट्स को बाय कर सकते हैं। सस्टेन अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कम से कम 1100-1120 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छा, मैं अभी जो जिन स्टॉक्स में सेशन नंबर 1 में सीरीज़ के सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विटनेस कर रहा हूँ, सबसे पहले सेशन में पुट राइटिंग का मतलब ये है कि वो स्टॉक उस ट्रेजेक्ट्री को शायद क्रॉस कर सकता है या फिर उसको दोबारा रिविजिट ना करे उस सीरीज़ में। और वो है एशियन पेंट्स की पुट, जहाँ 3400 पे सबसे अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। रुचित, आपका टेक इस वक्त एशियन पेंट्स पे क्या होगा? परस्पेक्टिव से देखें तो आई थिंक यहाँ पे ये सीरीज में एक अच्छे मूव हम आगे चलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो लास्ट 1 महीने में कंसोलिडेशन या करेक्शन भी स्टॉक में हुआ था, उसमें हर पुलबैक मूव पे 3350 3360 ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था।
अब ये सीरीज के एंड में ही हमने देखा कि वो 3360 का हर्डल स्टॉक ने क्रॉस किया और मोमेंटम रीडिंग्स भी काफी पॉजिटिव है। सो आई थिंक एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव में स्टॉक आप 3540 3550 तक के लेवल्स ये सीरीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक का मोमेंटम पॉजिटिव है। अब 3350 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाना चाहिए, तो आपके स्टॉप लॉसेस 3350 के नीचे रहने चाहिए और 3550 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो हमें टोज पे रखेगी, आज सॉफ्टनेस मार्केट में वाकई है, अच्छी सॉफ्टनेस है, बट एक चीज़ जिसने हमें अब तक टोज पे रखा हुआ है, दैट्स HDFC बैंक। मानस, आपकी रीडिंग HDFC बैंक पे क्या कह रही है? क्योंकि हमें लास्ट 3 इंस्टेंसेस पे सेल बटन या फिर जिसे कहते हैं ना नेगेटिव आउटलुक फ्रेम करने में किसी स्टॉक ने रोका है, वो है HDFC बैंक। आज 1706 पे ट्रेड करता हुआ और कल की बॉडी में बार बार एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक पर व्यू क्या रहेगा? आज का डे व्यू क्या रहेगा आज का? देखिए, इंट्राडे का व्यू भी पॉजिटिव है HDFC बैंक में, और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपको नेक्स्ट इस जनवरी की सीरीज में कम से कम 1775 या 1780 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। और अगर इंट्राडे के हिसाब से भी देखें तो आई थिंक स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है 1695 के आसपास, तो वहीं आप अपने स्टॉप लॉस लगाइए 1695 के नीचे और टारगेट 1725 पे सेट करिए। HDFC बैंक 1706 पे आके ट्रेड करता है। मीनवाइल निफ्टी में सॉफ्टनेस है, निफ्टी अब 21700 पे आता हुआ और बैकफुट पे आके कूलिंग ऑफ अब हो रही है। बैंक निफ्टी में कूलिंग ऑफ हो रही है और वीक क्या क्या पड़ रहा है? देखिए, HPCL, VPCL ये लाजमी था कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, और इनफैक्ट सिर्फ कल ही क्यों, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर ये स्टॉक्स भागे हैं। और उसके बाद पेट्रोल डीजल कट की और एक सब्सटेंशियल प्राइस कट की अगर खबरें आ रही हैं, CNBC के पास के एक्सक्लूसिव थी, उसके बाद स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दोनों ही स्टॉक्स लगभग 4% 3% नीचे हैं। उसके बाद IOC भी लगभग 2.5% नीचे है। NTPC में आज थोड़ी सॉफ्टनेस है, करीब 310 पे आके ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ दैट्स कोल इंडिया। एग्रेसिव जो स्टॉक्स थे आज वो थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए, और थोड़ा सा यहाँ सॉफ्टनेस है। वेदांता में सॉफ्टनेस है, NMDC में सॉफ्टनेस है, साथ ही साथ नाल्को में सॉफ्टनेस है, और पावर स्पेस जो कि थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में स्लिप कर चुका था, वहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वहाँ पे पावर ग्रिड, सारे के सारे स्टॉक्स बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। एक बार SBI लेके आइएगा। SBI ने आज लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी को आई थिंक थोड़ा सा जाना शुरू कर दिया है। SBI के लिए गौरव, आज का सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा जब बैंक निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है? देखिए, SBI ने काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट दिया था और काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने मिला था इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जब तक ये अपने अभी प्रीवियस स्विंग है, जो लेटेस्ट स्विंग आया था 654, इसको पार नहीं करता है, एक डिप जो है वो आ सकती है टुवर्ड 625 620 के लिए। वहाँ पे एक बाइंग के मौके बनते हैं। तो यहाँ पे हाल फिलहाल में अगर किसी को ट्रेड लेना हो मुझे, तो मैं 654 के 10 रुपये के स्टॉप लॉस से मैं सेल करने की सलाह दूंगा, और नीचे में 625 620 के लेवल देखने मिल सकते हैं। वहाँ पे ब्रेकआउट का रिटेस्ट होगा, एक अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का रिटेस्ट होगा, जहाँ पे आप बाइंग की एक बार उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी SBI में डिप्स पर खरीदारी का मौका। आज स्टॉक थोड़ा सा शांत है। अच्छा चलिए, वक्त हो रहा है वैसे ब्रेक का, लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 20 जैन को दरअसल NSE एक ट्रेडिंग सेशन रखेगा। NSE काम कर रहा है तो क्लियरली BSE को भी कारोबार शुरू कर रखना पड़ेगा। बेसिकली हो ये रहा है कि NSE को अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट टेस्ट करनी है और इनको कहा गया है कि उस दिन आप वो स्विच करेंगे उस पर्टिकुलर साइट पर। इसीलिए दोनों एक्सचेंजेस NSE और BSE काम करेंगे। ये पहले हमने आपको जानकारी दी थी मार्केट खुलने के साथ ही। अब 2 सेशंस में दरअसल कारोबार होगा। एक सेशन होगा करीब 9 से 10 के आसपास, 9:15 से 10 बजे, और फिर दूसरा सेशन 11:30 से 12:30 बजे। तो वीरू, जैसे मैं कह रही थी कि छोटा ही सत्र रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब वो छोटा ही सत्र होने वाला है और मैक्सिमम सर्किट लिमिट यहाँ पर 5% की रहेगी। तो ये फिलहाल आपके लिए कुछ और अपडेट्स, लेकिन तैयारी रखिए 20 तारीख को काम पर आने की। हाशदा, मुझे तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ यात्राएं करनी थी, क्या करूं मैं? वीरू, आपको 20 तारीख को वैसे भी काम करना था, तो ये 12:30 बजे तक आप जिम्मा उठाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जी हाँ, आपका तो नाम रोस्टर में वैसे ही लगा हुआ है।
पहले मैं अकेला था, अब सबके सब होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी टीम होगी उस दिन। खैर चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद सुनील सुब्रमण्यम से खास बातचीत होगी बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आउटलुक 24। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। भारतीय बाजारों में आज इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भले ही कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही हो, लेकिन जैन सीरीज नॉर्मली हम कहते हैं थोड़ी सी फीकी रहती है। 2024 का साल कैसा रहेगा उसकी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर पहले दिखा देते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा। दरअसल पिछले 8 सालों से लगातार निफ्टी ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 2023 का साल भी वैसा ही उभर कर आया है। कल का गणित जोड़ेंगे तो करीब 20% और उससे पहले का 19.6%। आज एडजस्ट होके 19% के आसपास ही रहेगा। डबल डिजिट के गेन्स आपको मिले हैं। ये सिलसिला दरअसल शुरू हुआ था 2016 में। 2015 में थोड़े से नेगेटिव रिटर्न्स थे। 16 में 3%, 17 में 28%, 3% फिर 18 में मिले, 12 मिले 19 के साल में। 2020 यानी कि कोविड वाले साल में आपको 15% के रिटर्न्स निफ्टी ने दिए और 21 का साल बम्पर रिटर्न्स वाला साल था, करीब 24% तक के रिटर्न्स यहां बने। और फिर 2022 में 4% के रिटर्न्स और 23 में आपको मिले फिर डबल डिजिट रिटर्न्स नियरली 20% तक के। तो सवाल यही है कि ये क्या सिलसिला फिर और बढ़त का जारी रहेगा। 2024 का आउटलुक क्या है? हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, स्वागत है आपका और एडवांस में नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए, 2024 से भी डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद करें? यस, उम्मीद रख सकते हैं। खास चीज ये है कि ये ईयर ऑफ इलेक्शंस होगा। पहले 6 महीने में इंडियन इलेक्शन और सेकंड 6 महीने में यूएस की इलेक्शन। तो उस इलेक्शन की आउटलुक, फोरकास्ट, ओपिनियन पोल्स, ये बहुत एक मायने रखेगी इस साल के मार्केट के रिटर्न्स में 2024 में। और मैं फर्स्ट हाफ में ज़रूर बहुत पॉजिटिव मार्केट देख रहा हूँ, क्योंकि जो दिसंबर 3 के रिजल्ट्स है उससे मई वाले इलेक्शन के रिजल्ट भी सामने क्लियर दिख रहे हैं। तो इसलिए एफआईएस का भी मैं बहुत बड़ी वापसी फर्स्ट 6 मंथ्स में देख रहा हूं। तो मार्केट लाइफ टाइम हाइस फर्स्ट हाफ में ही टच कर सकती है। सेकंड हाफ की बात करें तो देखना होगा कि यूएस की क्या आउटलुक आती है इन टर्म्स ऑफ बोथ ग्रोथ, इन्फ्लेशन, रेट कट्स और इलेक्शन फोरकास्ट। तो सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बहुत से डेटा पॉइंट्स और ये सब सामने आएगी। मगर इंडियन में जो सिचुएशन इकोनॉमी की है उसमें मेरे को कोई स्लो डाउन नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एक कैपेक्स साइकिल की, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो अब तक जो उम्मीद थी उतने हिसाब से अभी बड़ी नहीं है और थोड़ा डिले हो रहा है कैपेक्स साइकिल। शायद सेकंड हाफ में मैं सोच रहा हूं कि जरूर इसमें एक बम्प अप आएगी। तो नेचुरली आउटलुक फॉर द सेकंड हाफ उस चीज के ऊपर होगा। तो समराइज करने के लिए मैं कहूंगा कि फर्स्ट 6 मंथ्स शायद लार्ज कैप के टाइम होंगे और सेकंड 6 मंथ्स ब्रॉडर मार्केट का टाइम होगा। तो फर्स्ट 6 मंथ्स लार्ज कैप और फिर सेकंड 6 मंथ्स ब्रॉडर मार्केट कैप। और आपके जो फंड्स हैं वो लार्जली जो सबसे बढ़िया रिटर्न कमा कर दिए हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स है, जहां पर इस साल के अंत में आते आते सब लोग कह रहे थे कि लार्ज कैप में पैसा शिफ्ट होगा। वैसी सिचुएशन तो उभरती नहीं दिखाई देगी ना। जो पैसा स्मॉल और मिड कैप्स ने बनाकर दिया है 2023 के साल में, क्या उसी वही रन रेट पर आगे रिटर्न्स बनने के आसार है? नहीं, कि वही रन रेट मुश्किल है, क्योंकि आप इस साल की जो तेजी आपने देखी, राइट, वो रिकॉर्ड था। तो वही रेट को सस्टेन करना, मेरे ख्याल में ग्रोथ होगा, बट आप वही रेट को रेप्लिकेट करना मत सोचिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ने सितंबर अक्टूबर में एफआईएस ने सेलिंग किया था, तो बहुत उसमें क्या हुआ था कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की ज्यादा हाथ थी मार्केट के ऊपर। तो इसलिए मिड और स्मॉल कैप, क्योंकि एसआईपी बुक जो 17,000 करोड़ को पार कर चुका है, उसमें करीबन मैं समझता हूं कि 30% स्मॉल एंड मिड कैप और अनदर 30% मल्टी कैप क्षेत्र में है।
तो आधा पैसा भी मिड एंड स्मॉल कैप की खरीदारी में लगा हुआ था, तो इसीलिए वहां पे एक बढ़त आपको ज्यादा दिखी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वही था। अब क्योंकि एफआईएस की वापसी मेरे को क्लियर कट दिख रही है और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी क्योंकि उनको दिख रही है एफआई की वापसी, वो भी शायद थोड़ा लार्ज कैप को रिएलोकेट करेंगे ताकि वो स्टॉक को खरीदें बिफोर द एफआईआईस कम इन अ बिग वे। तो थोड़ा बहुत एक शिफ्ट, आप एक महीने का रिटर्न देखिए तो लार्ज कैप सब कॉट अप विद मिड एंड स्मॉल कैप। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए मैं लार्ज कैप की एक अच्छी रैली देख रहा हूं, इसी चीज के कारण कर रहा हूं कि थोड़ा कैपिटल रिएलोकेशन फ्रॉम मिड एंड स्मॉल कैप टू लार्ज कैप होगा, मगर उधर करेक्शन की कोई मैं उम्मीद नहीं रख रहा हूं मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट थ्रू एसआईपी बुक तो जारी रहेगा। तो इसीलिए वहां पे रिएलोकेशन ऑफ कैपिटल के कारण लार्ज कैप तेजी से मैं बढ़ते हुए देख रहा हूं, और सेकंड हाफ में जैसे मैं कह रहा था नॉर्मलाइज होगी और स्मॉल एंड मिड कैप की वापस एक तेजी शुरू होगी। तो शायद ईयर एंड के अंदर हम देख सकते हैं तो अगेन ब्रॉडर मार्केट विल बीट द लार्ज कैप मार्केट, बट नॉट बाय एज मच एज इस साल हुआ था। सवाल पूछने का कारण थोड़ा सा पर्सनल था सुनील जी, क्योंकि अब ईयर एंड आते आते हम सब भी देखने लगते हैं कि कहाँ पर पैसा है, कहाँ अच्छे रिटर्न्स बने, कहाँ नहीं। तो ज्यादातर एलोकेशन, और कई लोगों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि लार्ज कैप फंड्स में था, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड थे, मिड और स्मॉल कैप में इतनी पोजीशन नहीं थी। तो मैं सोच रही थी क्या 2024 में वो मिड या फिर स्मॉल कैप फंड लिया जाए या नहीं, उसको लेकर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने शायद जहां पर वो बड़ा अल्फा मिलता है उधर पैसे नहीं लगाए हैं। तो मैं कहूंगा कि आपको एक गिल्ट फीलिंग होगी कि आपने वो मिड एंड स्मॉल कैप की रैली को मिस कर दिया, तो अब तेजी से उधर में जाना तो थोड़ा अभी लेट हुआ है। तो मैं कहूंगा कि एक सेगमेंट है जो आपने मेंशन नहीं किया, वो है लार्ज एंड मिड कैप। एक कैटेगरी है सेबी का जहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप पे, जहाँ पे 35% तक मिड कैप का हो सकता है और फंड मैनेजर उसको अप टू 50-60% मिड कैप में ले सकते हैं। तो क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सावधान रहिए इस लेट स्टेज में। वहां पे अनलेस आपकी एक 5 ईयर आउटलुक है तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर लार्ज एंड मिड कैप एक अच्छी सेगमेंट है जो जहां पे आप अलोकेट कर सकते हैं अभी। और उसके साथ मल्टी कैप जो सेबी के नियम के तौर पर 25% लार्ज कैप, 25 मिड, 25 स्मॉल हर वक्त में रखने की एक जरूरत है। तो वो भी मैं कहूंगा अच्छी एक रास्ता है आपके लिए जहां पे आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको अभी स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए नहीं सलाह दूंगा, बट मल्टी कैप में आपको एनीवे 25% स्मॉल कैप मिलेगा और लार्ज एंड मिड कैप में आपको 35% प्लस आपको मिड कैप में एक्सपोजर मिलेगा। तो ये दो सेगमेंट में आप शिफ्ट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको बहुत फायदा हो सकता है ओवर द मीडियम टर्म। सूर्यमन्यम सर प्रणाम, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपने मल्टी कैप शब्द का जिक्र बहुत बार किया, लेकिन स्पेशली पोस्ट आई थिंक वॉर, आई मीन यूक्रेन रशिया वॉर, जिसने मल्टी एसेट अप्रोच रखी, उन्होंने भी वो बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन में थे। वहाँ डेट का फ़ायदा, वहाँ पे अगर आप देखें प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड का फ़ायदा और आपको इक्विटी, तीनों का फ़ायदा मिला। मान लीजिए हर्षदा को एक साथ बहुत बड़ा पैसा लगाना हो तो वो मल्टी एसेट अप्रोच में कैसे कैसे जाए, कहाँ फोकस करे इसमें? मुझसे पूछ रहे हैं वीरेंद्र? हाँ, आप ही से। हाँ, नहीं, मल्टी एसेट बहुत बढ़िया कैटेगरी है, स्पेशली खास करके जहाँ पे गोल्ड का एलोकेशन है। देखिए गोल्ड की ना दो खास चीज होती है, और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि गोल्ड इज द बेस्ट शॉक अब्जॉर्बर, राइट। तो उसमें क्या होता है कि वॉर के टाइम ने अपने बताया तो गोल्ड तेजी से दौड़ती है। अब यूएस में रेट कट आता है तो सॉवरेन वेल्थ फंड, जो मेरे ख्याल में 16% वर्ल्ड के सॉवरेन वेल्थ फंड की अलोकेशन गोल्ड में है, और जैसे ही उनको रेट कट आता है 50% उनमें डॉलर में रखते हैं। उसको डॉलर की वीकनिंग की वजह से उनका जो मार्क टू मार्केट लॉस होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम डॉलर टू गोल्ड। और पिछले 2 साल में आपने देखा कि वॉर के कारण और ये रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके कारण 1000 टन गोल्ड सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने हर साल खरीदे हैं 2 साल में। तो मेरे ख्याल में ये अगले साल भी वही होगा, क्योंकि अभी 250 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट 2026 तक एक्सपेक्टेशन है फेड के जरिए। तो डॉलर की जो वीकनिंग ट्रेंड है उसमें जरूर गोल्ड का लाभ होगा, और कुछ भी हादसा जब भी होता है तो गोल्ड को एक सपोर्ट मिलती है। तो गोल्ड का एडिशन आज अपने पोर्टफोलियो में बहुत बेहतरीन चीज है। मगर क्या हुआ, लास्ट ईयर फाइनेंस बिल में गोल्ड ईटीएफ में डायरेक्ट निवेश करने का टैक्स बेनिफिट, इंडेक्सेशन जो पहले था उसको हटा दिया गया। इसलिए ये मल्टी एसेट फंड जिसका जिक्र किया आपने, वो एक फैंटास्टिक रूट है जहां पे आप टैक्स एफिशिएंट वे में गोल्ड को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये एक अच्छा वक्त है उसके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में एक वीकनिंग डॉलर इक्वल टू स्ट्रॉन्ग गोल्ड। और
हर किसी के पोर्टफोलियो में, इंडियंस को तो गोल्ड के लिए आपको कुछ कहना नहीं है, 23% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड डिमांड इंडिया से आता है। तो गोल्ड का एडिशन टू अ पोर्टफोलियो इन अ टैक्स एफिशिएंट वे जो मल्टी एसेट फंड्स ऑफर करती हैं, वो मेरे के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि मल्टी एसेट में 65% लार्ज कैप में इक्विटी में रखेंगे तो वो भी आपको इक्विटी का टैक्सेशन भी दिलवा सकता है। तो आपने बहुत बढ़िया चीज कहा कि मल्टी एसेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कस्टमर पोर्टफोलियो इस वक्त में, जरूर मैं कहूंगा। जय ये प्रश्न मैं पूछ रहा था हर्षदा के पर्सपेक्टिव से, अगर एक मुश्त बहुत बड़ा पैसा लगाना हो तो। अच्छा, कमिंग बैक टू इक्विटी, आई मीन सूर्यवंशी सर, आपने जो बात कही थी CY24, दो चीज़ों के लिए जाना चाहेगा, चुनाव भारत में, चुनाव यूएस में, एक और चीज़ रेट कट्स यूएस में और भारत में भी, और उसकी पॉसिबिलिटीज़, वो आई थिंक आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको सब्सटेंशियली इंक्रीज करता है ये टाइम फ्रेम, और वहाँ से वो जब वो शुरू होता है तो काफ़ी समय तक चलता भी है। ऐसे में एक दो स्पेस जहाँ पर आपकी रीडिंग कहती है कि वो जो पैसा आएगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो वाइट गुड सेगमेंट हो, चाहे वो FMCG हो, आपका व्यू इस दो स्पेस पे? यस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट होगा अगले साल, क्योंकि कंजम्पशन में क्या हुआ है कि एक तरफ आपके जो पोस्ट कोविड की जो एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे थे, वो पूरे फुल कंजम्पशन स्पेस में अभी नहीं दिखा है। खाली प्रीमियम कंजम्पशन जैसे हाई एंड SUVs या फिर बड़े बड़े घर, वहीं पे दिखा है। एक ब्रॉडर मार्केट में कंजम्पशन का बढ़त नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अब वक्त उसके लिए सही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा मार्केट में, पीपल की पर कैपिटा इनकम्स भी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली, और जो समर आने वाला है उसमें रेफ्रिजरेटर्स, ऐसी चीज़ों की आपको डिमांड भी बढ़ते हुए दिख रहा है। सेकंड, कैपिटल मार्केट की ओर से ये मैं कहूँगा कि इकोनॉमी में कंजम्पशन मेन ड्राइवर होगा। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा कि आपको GDP ग्रोथ के अंदर भी कंजम्पशन का शेयर बढ़ेगा, EPS भी कंजम्पशन कंपनीज की अच्छी आएगी। तो स्टॉक मार्केट में भी क्या हुआ है कि पिछले साल 1.5 साल में कैपिटल एलोकेशन ज्यादा इंफ्रा की ओर चला गया है, क्योंकि एक एंटिसिपेशन था कि कैपेक्स साइकिल बहुत जल्द रिवाइव होने वाली है। अब वो स्टोरी थोड़ी डिले हो रही है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा फ्लैट एट 76% के लेवल पे अटक गया, क्योंकि कंजम्पशन नहीं बढ़ी। तो मैं सोचूंगा कि अगर नंबर्स EPS के इतने अच्छे आते हैं तो कंजम्पशन पे रीअलोकेशन ऑफ कैपिटल अवे फ्रॉम इंफ्रा इनटू कंजम्पशन हो सकता है। तो नॉट ओनली फ्रॉम एन इकोनॉमी EPS पर्सपेक्टिव, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस की ओर भी मेरे को कंजम्पशन एक अच्छा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉबेबली वेरी गुड सेक्टर लगता है। सुनील जी, बैंकों को लेकर बायस काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और मुझे याद है सरकारी बैंकों पर आप हमेशा से बुलिश रहे हैं। इस साइकिल में यहाँ पर कितने पैसे बनेंगे? दूसरी तरफ HDFC कंसिडरिंग वो फाइनली जाग गया है और पार्टिसिपेट करने लगा है, वहां पर किस तरह का कैपिटल एलोकेशन होगा आपकी तरफ से या फिर आप जैसे फंड मैनेजर्स की तरफ से? देखिए, ये 3 सेक्टर IT, बैंकिंग और कंजम्पशन थोड़े नेग्लेक्टेड सेक्टर्स रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टोरी वॉज अबाउट इंफ्रा एंड कैपेक्स, और डोमेस्टिक में जो आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में 40% कैप गुड्स रिलेटेड कंपनीज का एलोकेशन है। तो स्मॉल कैप में जैसे पैसा गया वो ज्यादा उधर गया था। तो ये नेग्लेक्टेड सेक्टर्स में अभी क्या है कि FI की वापसी, ज्यादातर FI का पैसा ETF के जरिए आता है, यानी पैसिव, यानी इंडेक्स की जो वेट्स होते हैं उस हिसाब से उनको एलोकेशन मिलेगा। तो बैंकिंग का तकरीबन 35% लार्ज कैप इंडेक्स में शेयर है। तो जरूर जो FI की बाइंग है तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल बाइंग बढ़ेगा तो नेचुरली रिटर्न्स भी अच्छे बढ़ेंगे। अब मैंने इंडिविजुअल कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूं, बट मेरे लिए फॉरेनर्स जब निवेश करते हैं वो चूज करते हैं क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ EPS ग्रोथ। तो लार्ज कैप बैंक्स में जरूर मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, और शायद वो उसका परफॉर्मेंस मेरे लिए, वेदर दे बी PSU बैंक्स और दे बी प्राइवेट बैंक्स, क्वालिटी बैंक्स का मेरे को आउटलुक बढ़िया दिख रहा है। PSU बैंक्स में थोड़ा और पॉजिटिव इसलिए है कि जब भी कैपेक्स साइकिल शुरू होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक कैपेक्स साइकिल की ग्रोथ, क्योंकि फर्स्ट हाफ कंजम्पशन का हाफ होगा, और जैसे ही फिर कैपेसिटी बढ़ती है कैपेक्स की एक्चुअल कार्यक्रम शुरू होगी, तो वहां पे PSU बैंक्स का लेंडिंग में शायद ज्यादा है।
whereas प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का रिटेल लेंडिंग में फोकस ज्यादा है। तो पीएसयू बैंक्स स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप एसएमई सेगमेंट में जो कैप गुड सप्लायर होते हैं कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको फाइनेंसिंग पूरा पीएसयू बैंक के थ्रू होएगा। तो पीएसयू बैंक्स की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और लोन बुक की ग्रोथ मैं जबरदस्त देख रहा हूं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो बाइंग के लिए फर्स्ट हाफ में अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको एंड ऑफ द ईयर तक मेरे को अच्छा रिटर्न उधर भी बनते हुए दिख रहा है। और मैंने कंजम्पशन की जो बात अभी की वीरेन के साथ, उसमें ये भी खास चीज है कि एफएमसीजी भी कंजम्पशन का पैक है, जहां पे लार्ज कैप में मैं देख रहा हूं कि एफआईएस की ज्यादा एलोकेशन एफएमसीजी में होगी। तो ओवरऑल कंजम्पशन में लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप दोनों में कंजम्पशन की भी, तो मेरे लिए बैंकिंग और कंजम्पशन ये दोनों वुड बी द राइट पिक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू गुड लक एंड हैप्पीनेस फॉर 2024 और ऑफ कोर्स अगले साल आपसे मुलाकात तो होती रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते अब बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। कुछ मुनाफा वसूली कायम है, 278 पॉइंट नीचे अब निफ्टी बैंक और निफ्टी 70 पॉइंट नीचे। तो 21,700 को अब टेस्ट करता हुआ आपको निफ्टी दिखाई देगा और 48,200 पर आ चुका है निफ्टी बैंक। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर बाजार की। अब यहाँ से आगे की रणनीति और आपके सारे सवालों के जवाब के लिए नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, ओवर टू यू। जी हाँ बिल्कुल। और 20 तारीख को कि ना ट्रेडिंग भी होगी। वो तो वीरू ने अपना नाम जड़वा लिया रोस्टर में, वो तो पक्का से आएंगे। अरे साथ तो आपको ही देना पड़ेगा। शनिवार का दिन है, मैं याद दिला दूंगा। वीरू को तो पक्का काम करना है। वेल डन। वीरू को तो 21 को भी काम करना है।